आरसी सर्किट में पहले तो इसकी थ्योरेटिकल पार्ट देख लो क्या है ना। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक कैपेसिटर को दिया जाए और कहा जाए कि एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को मिला करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वगैरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, किस तरीके से चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा एंड ऑल। तो अगर हम किसी कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करें, कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस, और इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, ये कॉम्बिनेशन किसी बैटरी से अगर अटैच कर दो आप, तो यहाँ पर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये कैलकुलेट करने को देते हैं, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, सो टारगेट आप ध्यान रखोगे, टारगेट यही है, हाउ मतलब फाइंडिंग द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये पूरा आपका टारगेट। अभी टारगेट पूरा कैसे होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, किरचॉफ रूल लगाते हैं। हम ये माने कि स्विच क्लोज करने के बाद, स्विच क्लोज करने के कुछ टाइम के बाद हमने ये माना कि सर यहाँ पर करंट आई फ्लो हो रहा है एंड यहाँ पर कुछ चार्जेस होंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू की। प्लस क्यू माइनस क्यू इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, करंट आई है, और ये सारी चीज, ये सारी जो कंडीशंस हैं ये किसी टाइम टी पर है, एट किसी जनरल मोमेंट ऑफ टाइम, किसी जनरल टाइम टी पर ले रहे हैं। मतलब चार्ज क्यू एट अ गिवन टाइम स्मॉल टी, करंट आई एट अ गिवन टाइम स्मॉल टी, एंड द बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी। किरचॉफ रूल लगाए अगर लूप वाला, किरचॉफ रूल, तो इनसाइड कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, रेजिस्टेंस के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और बैटरी के केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, अगर हम इस लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवलिंग करें, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ऊपर वाली ब्रांच में हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन में जाएंगे, तो इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस को पॉजिटिव लिख लेंगे। इन्हें अगर हम इस तरीके से लूप ट्रेवल करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऊपर वाली ब्रांच के हिसाब से इक्वेशन बनेगी क्यू बाई सी प्लस आई आर, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, सो माइनस ऑफ वी एंड इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी लूप इक्वेशन। फर्दर करंट को एज पर डेफिनेशन, जो करंट है उसकी डेफिनेशन फॉलो करेंगे, तो करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो आई को रिप्लेस कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन से, विच इज डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनटू आर माइनस वी इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्यू बाई सी। सर उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसमें। अब ना ये इसके आगे थोड़ी मैथ आएगी, मतलब यहाँ तक पहले आप बताओ, यहाँ तक तो फिजिक्स वाला पोर्शन था, उसके आगे जो मैथ्स वाला कंसेप्ट आने जा रहा है, तो इसको अगर कुछ यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्लियर करो, एल्स मैथमेटिकल पार्ट की तरफ चल रहे हो। इस स्टेप को लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ये पहला स्टेप जो लिखा जा रहा है क्यू बाई सी प्लस है, क्लियर है। आई को डी क्यू बाई डी टी लिखा, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करें, इसके आगे मैथमेटिकल पार्ट है, क्योंकि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है आपने, देखो ये इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और मुझे नहीं पता आप लोगों ने रिसेंटली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा अभी या नहीं पढ़ा, बट हाँ तो इस टाइप, हाँ तो इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पढ़ो आपके a इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी इंटू वाई एंड प्लस सम कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू जीरो, इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, a इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट c इक्वल टू जीरो, इस टाइप का, तो अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो शायद कुछ ये भी आइडिया होगा कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आते हैं, अगर ये पढ़ा होगा तब। यस सर। तो हाँ, तो इसका सॉल्यूशन किस टाइप के फंक्शंस आते हैं, मतलब
अगर कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाए तो सोल्यूशन इसका जो होता है वो किस टाइप के फंक्शंस बन के आते हैं? ई टू पावर समथिंग, ई के पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं, राइट। तो हम उसकी देखो डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज मैथ का पोर्शन टच करने का कोई मतलब नहीं है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करें, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। मैं डायरेक्टली इसमें आ रहा हूँ कि इसका जो सोल्यूशन आएगा इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होता है एंड कुछ ऐसा Q विल बी कैपिटल ए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी एंड प्लस कैपिटल बी ई टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये इस टाइप का सोल्यूशन आता है इसका। जनरलाइज है, जनरलाइज है ये जनरलाइज है, आपको फिर बता रहा हूं आपको। इनफैक्ट आर से डिवाइड कर देना, अगर इसको आर से डिवाइड कर दे तो ये क्यू बाई आर सी और यहाँ पर वी बाई आर। ये जनरलाइज सोल्यूशन पढ़ रहा हूँ आपको, फिर बोलूँ आपको जनरलाइज सोल्यूशन है। इसका आंसर हमेशा इसी टाइप का आएगा जिसमें कि कैपिटल ए और कैपिटल बी क्वेश्चन की कंडीशंस के हिसाब से निकाले जाएंगे। मतलब कहीं पर भी आरसी सर्किट दिख जाए आपको, कोई भी आरसी सर्किट हो, कैसा भी आरसी सर्किट अगर आपके सामने दिया जाए, उसका चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन जनरल इसी फॉर्म का आएगा। इन जनरल फॉर्म उसका ये रहेगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी क्वेश्चन टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस हम चेंज करते रहेंगे। ठीक है, कैपिटल ए और कैपिटल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम बदलेंगे इसको बार बार। फॉर एग्जांपल ये जनरलाइज फॉर्म है, अब इसको मैं फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में आपको दिखा रहा हूं। अगर हम ये कह दें कि जो हमारा कैपेसिटर था वो स्टार्टिंग मोमेंट पर, इनिशियल मोमेंट पर अनचार्ज था, मतलब कि कंडीशंस ये लगाई जाए कि t इक्वल टू 0 अनचार्ज कैपेसिटर था। तो सिर्फ हमें क्वेश्चन की ये कंडीशन, हमें मतलब तुम लोग को डिराइव नहीं करने को दे रहा हूँ। आरसी सर्किट में चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो आप फर्स्ट स्टेप ये लिखो, पहला स्टेप हमारा ये होगा, और कैपिटल ए कैपिटल बी इन कंडीशंस के थ्रू आ जाएंगे। कैसे? टाइम 0 पर अनचार्ज कैपेसिटर है, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम t इक्वल टू 0 पुट करें और यहाँ पर भी t इक्वल टू 0 पुट करें, t इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है टाइम t इक्वल टू 0 अनचार्ज कैपेसिटर, तो यहाँ पर भी t इक्वल टू 0, यहाँ पर भी t इक्वल टू 0 एंड अनचार्ज कैपेसिटर मतलब q इक्वल टू 0। तो हमारी कंडीशन ये बन जाएगी 0 इक्वल टू कैपिटल ए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0, वो भी 1 हो जाएगा, और e टू द पावर 0 1, दैट मींस यहाँ पर b हो गया। इससे एक बात क्लियर हो गई कि b की वैल्यू 0 आएगी। मतलब अगर इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये सेकंड टर्म नहीं आएगा हमारा, सेकंड टर्म उस केस में 0। और कैपिटल ए तो ये भी यहीं से आएगा। अगर t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर अनचार्ज है, नोटिस करिए t इक्वल टू 0 दिस कैपेसिटर इज अनचार्ज, तो ये कंडीशन भी आपकी यहीं से आएगी। या एक और कंडीशन देखो, मतलब t इक्वल टू 0 की कंडीशन क्वेश्चन में दी जाएगी, बहुत केयरफुल रहना जो बोल रहे हैं आपसे। t इक्वल टू 0 की कंडीशन आपको क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, जैसा वो कहेंगे उसके हिसाब से। हो सकता है t इक्वल टू 0 पर अनचार्ज ना हो तो b की वैल्यू 0 नहीं आएगी फिर। और दूसरी कंडीशन आपको मैं ये बता रहा हूं, सेकंड कंडीशन, t इक्वल टू इंफिनिटी। दूसरी कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, t इक्वल टू इंफिनिटी। कैपेसिटर्स का ना एक फंडामेंटल नेचर होता है यार, कैपेसिटर्स का एक फंडामेंटल नेचर ये होता है कि एक बार ये कंप्लीटली चार्ज हो जाते हैं, कैपेसिटर्स एक बार कंप्लीटली चार्ज हो गए अगर, तो उसके बाद ये करंट को ब्लॉक कर देते हैं। एक बार फुल चार्ज आ गया इसके पास, जितनी इसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अगर ये पूरा चार्ज हो जाए तो ये अपने थ्रू करंट की वैल्यू को 0 करेंगे। तो दूसरी कंडीशन हम ये लगाएंगे, t इक्वल टू इंफिनिटी, करंट I मस्ट बी 0।
और इस इक्वेशन से अगर करंट आई की वैल्यू 0 हो जाती है टाइम इन्फिनिटी पर करंट आई इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर है, ये स्पेसिफिक टू न्यूमेरिकल नहीं हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर है फॉर एनी सर्किट once it is fully charged no current can flow through the capacitor. Once the capacitor is fully charged there cannot be a current in that branch. और fully charged मतलब mathematically t equals to infinite, fully charged होना मतलब mathematically t equals to infinity. तो I0 होने से Q की वैल्यू मिल जाएगी हमें, अगर हम इस इक्वेशन में I इक्वल टू 0 पुट कर दें, I इक्वल टू 0, तो हमें स्मॉल q की वैल्यू मिल जाएगी C इंटू वी, स्मॉल q बराबर CV, वो हम यहाँ पर रख देंगे, स्मॉल q की वैल्यू CV, मतलब CV इक्वल टू स्मॉल q कैपिटल A 1 माइनस e टू द पावर इंफिनिटी t इंफिनिटी e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, सेकेंड टर्म ऑलरेडी 0 हो चुका था, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 मतलब कैपिटल A की वैल्यू आ गई, कैपिटल A बराबर CV। तो फाइनल मेरा कंप्लीट आंसर आ गया, बिकॉज कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों की वैल्यूज मिल गई मुझे, कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यूज, तो देन उसके बाद आप फाइनली ये कहोगे Q इक्वल टू CV ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय RC। बट ये रिजल्ट तो आया, ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का रिजल्ट तो है, बिल्कुल सही रिजल्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये रिजल्ट तभी एप्लीकेबल है जब आपकी पहली कंडीशन ये रही हो कि टाइम 0 पर कैपेसिटर जो था वो टोटली अनचार्ज था, मतलब फुल्ली डिस्चार्ज कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया जा रहा है। ये कंडीशन बदल देंगे तो बी की कुछ वैल्यू बन जाएगी, बी की कुछ वैल्यू बनेगी तो यहाँ पर कुछ और भी टर्म्स आएंगे। आई बात समझ में ये? यस सर। ठीक, और ये ध्यान रखेंगे आरसी सर्किट मतलब ये, आरसी सर्किट मतलब ये चीज, इसको ध्यान रखिए, ये जनरलाइजेशन है, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी वो जनरलाइज नहीं कर सकते आप, कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे। और ये जो चीज है ना बेसिकली आरसी इसको भी एक स्पेसिफिक नाम देते हैं कैपेसिटर के केस में, प्रोडक्ट आरसी को भी एक नाम दिया गया है, और इसको डिनोट करते हो आप टाउ सिंबल से, टाउ एंड कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी हम आरसी को रिप्लेस कर रहे हैं, आरसी को, और उसकी जगह लिख रहे हैं टाउ विच इज टाइम कांस्टेंट, आरसी को रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी जगह लिख रहे हैं टाइम कांस्टेंट टाउ। तो प्रोसीड करने से पहले, अब आगे बढ़ने से पहले आप चीजों को समराइज वे में लिखो, समराइजेशन कर रहे हैं, आगे प्रोसीड करने से पहले समराइज कर रहे हैं। पहली चीज, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये इक्वेशन लिखे आप। आरसी सर्किट का 3-4 पॉइंट्स का समराइजेशन है, बस 3-4 पॉइंट्स में ही पूरा चैप्टर है। पहला, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये इक्वेशन लिखें, कैपिटल ए 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। पहली रिजल्ट आप ये लिखो, फर्स्ट रिजल्ट। दूसरा पॉइंट, की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, बस बी वेरी करेगा। नहीं बता रहे, सब बता रहे, अभी सब बता रहे हैं, ये मैं समराइज कर रहा हूँ क्योंकि हम सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे। आरसी सर्किट की 3-4 पॉइंट्स की समरी है, बस इससे ज्यादा नहीं है। पहली समरी ये, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की ये इक्वेशन आई। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, once the capacitor is fully charged, once the capacitor is fully charged,
इसको कहीं कहीं पर ये भी कहा जाता है यार, फुल्ली चार्ज को ये भी कहा जाता है, फुल्ली चार्ज के लिए ये वर्ड भी यूज करते हैं, स्टडी स्टेट भी कहते हैं उसको, फुल्ली चार्ज होने को स्टडी स्टेट भी कहा जाता है। तो वंस द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, नो करंट कैन फ्लो थ्रू द कैपेसिटर, नो करंट कैन फ्लो थ्रू कैपेसिटर। दूसरा पॉइंट हो गया, पहला ये इक्वेशन है, दूसरा ये, तीसरा थर्ड, the values of capital A and capital B, the values of capital A, capital B, the values of capital A and capital B and tau A, B and tau can vary problem to problem, can vary problem to problem. For ये थी ना मतलब कैपिटल A, कैपिटल B और tau, they can vary from problem to problem. And type of circuit, वो बात एक ही हो गई, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम या फिर टाइप ऑफ सर्किट। तीन ये पॉइंट्स आपको बड़े अच्छे से समझने होंगे, तीनों पॉइंट्स बड़े अच्छे से समझने होंगे। ये तीनों पॉइंट्स बहुत केयरफुली आप समझो। अब मैंने एक असाइनमेंट आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं, मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, ठीक है, और उसी से हम क्वेश्चन लगाएंगे। एक्सेस कर पाओगे नहीं कर पाओगे अभी? अब अभी अगर असाइनमेंट भेजे तो आप एक्सेस उसको मतलब देख पाओगे अभी? यस सर। देखिए मैं अभी आपको ना एक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। टाइम सेव करने के लिए हमने क्या किया है कि क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब असाइनमेंट के फॉर्म में रखे हैं, भेज रहे, ग्रुप पे भेज रहे हैं आपको, और वहां से हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। देखो रिसीव हो जाए तो बताना। यस सर, मिल गया। थैंक यू। अच्छा, तो 3 पॉइंट्स हमने लिखे थे, आप स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट कर ले। 3 पॉइंट्स लिखे थे, चौथा पॉइंट आप ऐड कर लो उसमें। और चौथा पॉइंट, दो केसेस ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमनली रिपीट होते हैं। दो ऐसे केसेस हैं जो मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस उसके ऊपर आते हैं। उसमें एक है, दो क्वेश्चंस काफी रिपीट होंगे आपके। उसमें एक ये वाला केस, अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी, ये केस कई बार रिपीट होता है। तो 4th नंबर पॉइंट पर आप यही लिखो, मतलब स्मॉल क्यू बराबर CV 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई RC। स्मॉल क्यू बराबर CV 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई RC। और आगे लिख लेना, व्हेन इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी, व्हेन इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी। मतलब ये जनरलाइज फॉर्म है, ये स्पेसिफिक फॉर्म हुआ, स्पेसिफिक रिजल्ट हुआ तभी काम करेगा जब कैपेसिटर पहले अनचार्ज रहा हो और सर्किट सिंगल लूप का हो।
सिंगल लूप सर्किट, इस रिजल्ट की दो लिमिटेशंस है। कैपेसिटर स्टार्टिंग में अनचार्ज हो, प्लस सर्किट में सिर्फ एक क्लोज पाथ होना चाहिए, मल्टीपल क्लोज पाथ नहीं होने चाहिए, तब ये रिजल्ट वर्क नहीं करेगा, तब हम इसका यूज करेंगे। और दूसरा कॉमनली यूज्ड केस, एक तो ये वाला केस कई बार यूज होता है, एक और केस है जो कई बार यूज होता है, उसमें ये कहते हैं, उस क्वेश्चन में ये कहा जाता है, जिसका फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन है, फ्रीक्वेंट यूज है, वो ये कहते हैं कि एक चार्ज कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, बैटरी यूज नहीं की हमने, चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू रेजिस्टर इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी, उसको डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी कहते हैं। मतलब एक कैपेसिटर ले जिसमें कुछ चार्ज है, लेट्स से Q नॉट, और इसको एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दे, चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू द रेजिस्टर, कोई बैटरी नहीं है, सिंगल लूप सर्किट है, सिंगल लूप सर्किट, चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू रेजिस्टर, नो बैटरी। तो अगर हम इस स्विच को टाइम t इक्वल टू 0 पर बंद करें, t इक्वल टू 0 पर कहा जाए कि हमने स्विच को क्लोज किया, तो उसके t टाइम बाद, आफ्टर t सेकेंड्स, आप खुद देखो क्या बनेगा रिजल्ट। मैंने कहा ये जनरलाइज है, ये जनरलाइज है, कंडीशंस लगाओ, कंडीशंस लगाओ। टाइम 0 पर Q नॉट चार्ज है, टाइम 0 पर Q नॉट चार्ज, और कुछ टाइम बाद, अगर कुछ टाइम बाद हम देखें, मान लो ये कैपेसिटर होगा प्लस यहाँ कुछ रेजिस्टेंस होगा, और लेट से कुछ टाइम बाद यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ माइनस Q चार्ज है, प्लस Q माइनस Q, करंट फ्लो हो रहा होगा इसमें, ऐसे कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन रही होगी। इसमें t जब इन्फिनिटी रखोगे, आपने सेकंड नंबर का एक पॉइंट यूज किया है, सेकंड नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट क्या यूज किया है, जब आप t इन्फिनिटी रखेंगे ना, t इन्फिनिटी, तो करंट 0 आना चाहिए। कैपेसिटर वाली ब्रांच में t इक्वल टू इनफाइनाइट रखने पर 0 करंट आनी चाहिए। मतलब फाइनली ये करंट 0 हो जाएगा, फाइनली दिस करंट विल बी 0। ये सेकंड नंबर पॉइंट है। और बाकी इक्वेशंस क्या बनेंगे वो दिखा दे रहे हैं आपको, इक्वेशंस क्या बनेंगी एक बार देखो। अगर मैं इसकी लूप इक्वेशन बनाऊं, अगर यहाँ की लूप इक्वेशन, सपोज क्लॉकवाइज चलते हैं, तो प्लस से माइनस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लिखेंगे Q बाई सी। अगर लूप इक्वेशन बनाए तो Q बाई सी क्लॉकवाइज। फिर इधर जा रहे हैं, करंट के अपोजिट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस, सॉरी माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे, माइनस I इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस। और किरचॉफ लूप रूल के अकॉर्डिंग ये चीज 0 आएगी। ये यही चीज बन रही है, बस इसमें माइनस साइन है, प्लस बैटरी हट गई है वहां से। और इसमें I को क्या रखेंगे, वैल्यू ऑफ I, अगर इसमें रिप्लेस करना चाहें, वैल्यू ऑफ I जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के हिसाब से, तो I रिप्लेस करेंगे, dq by dt। dq बाई dt नहीं रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करो, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ये चार्ज रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर। जब आपने किरचॉफ इक्वेशन में साइन ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस के आगे प्लस माइनस का साइन ऑलरेडी देख चुके हो, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस के साइन कंसीडर हो चुके, तो यहां पर उनका मैग्नीट्यूड आना चाहिए। अगर मैं I को रिप्लेस कर दूं dq बाई dt से, अगर मैं I को रिप्लेस कर दूं dq बाई dt से, और चार्ज डिक्रीजिंग फंक्शन है, Q एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो dq बाई dt तो एक नेगेटिव वैल्यू बनेगी है, यानी आगे चल करके यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, जबकि किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस साइन ही रहना चाहिए। मतलब आप dq बाई dt का मॉड रखेंगे सिर्फ,
मॉड, बिकॉज आप साइन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस पहले ही कंसिडर कर चुके हो, साइन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, तो करंट का मैग्नीट्यूड डाउ मॉड dq by dt, और dq by dt एक नेगेटिव वैल्यू है, मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाओ, मॉड x बिकम्स माइनस एक्स अगर x नेगेटिव वैल्यू हो तो अब इसका मॉड जब हटाएंगे ना तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको माइनस साइन में लग जाएगा, यानी मॉड हटते ही यहां पर प्लस साइन बन जाएगा ये। और फाइनली इसको और आगे प्रोसीड करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, वो हम छोड़ रहे हैं, बट अगर इसको प्रोसीड करेंगे सिंपल इंटीग्रेशन आएगी तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, स्मॉल q इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। इंटीग्रेट करने के बाद ये टर्म आएगी। ये समझ आए माइनस से प्लस कैसे हो गया यहाँ पर, ये चीज माइनस थी पहले, जब लूप लॉ लिखा था तो यहाँ माइनस था, फिर आगे चल करके ये प्लस कैसे हो गया। तो पहले माइनस आई इंटू आर लिखा, फिर आई को रिप्लेस किया मॉड डीक्यू बाई डी से, फिर मॉड का फंक्शन एक्सपेंड किया तो एक और माइनस साइन लगा, और तब फाइनली यहाँ पर पॉजिटिव साइन बन गया प्लस डीक्यू बाई डी। और इसका सोल्यूशन ये आ रहा है। तो अगर एक चार्ज कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू द रेजिस्टर, सिंगल लूप सर्किट, नो बैटरी, ये इक्वेशन आएगी। सो यार पूरी कुल मिला करके एक बार और क्लियर कर देते हैं। सिंगल लूप सर्किट है अगर आपका, सिंगल लूप सर्किट अगर आप देख रहे हो, सिंगल लूप सर्किट, तो चार्जिंग के टाइम पर आपकी इक्वेशन ये बनेगी, Q इक्वल टू CV ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और डिस्चार्जिंग के टाइम पर Q इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले क्वेश्चंस हैं, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं सिंगल लूप सर्किट के ऊपर, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। और चार्जिंग में भी आप ये मान के चल रहे हो कि कैपेसिटर स्टार्टिंग में अनचार्ज था, चार्जिंग ऑफ इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर। इनिशियली अनचार्ज इज नाउ चार्जिंग, ये कंडीशन है, तब ये लगाते हो। एल्स इसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इनके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल्स आ जाए इनके अलावा, उसमें हम चार्ज की ये इक्वेशन यूज करेंगे। ये कुल मिला के ये पूरी समरी हो गई इसकी। मोटा मोटा ये हो गया समरी। सिंगल लूप है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, नहीं है तो फिर ये रिजल्ट है। और इसमें जो ए और बी है वो भी आपको बता दे। दिस ए विल रिप्रेजेंट अ फाइनल चार्ज, A will represent final charge and B will represent initial charge. A final charge है, B initial charge है।
और टाउ क्या है? सो टाउ इज फाइनल चार्ज मतलब कि कैपिटल ए माइनस बी इनिशियल चार्ज और डिवाइडेड बाय इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग, इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग। क्वेश्चन कर ले तब समझ में आएगा। स्टार्ट करूं, क्वेश्चन करके समझाते हैं आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखो, पहला वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखा आपको फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। यस तो सर। सिंगल लूप है या नहीं है? जल्दी जल्दी बोलते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, यस सर। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन में ये सिंगल लूप है। दोनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट ले सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट ले दो, तो ये सिंगल लूप हो गया। इसमें हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्यू वाला। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो गया। कैपेसिटेंस दोनों का इक्विवेलेंट कर दीजिए, 2 और 2 का पैरेलल इक्विवेलेंट 4। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 25। इससे क्यू आएगा, लेकिन ये जो क्यू आएगा ना फॉर्मूले से, फर्स्ट क्वेश्चन में जो क्यू आएगा वो दोनों कैपेसिटर्स का मिल करके आएगा। इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पे कितना कितना बोलोगे आप? इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पे फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब कर देंगे, हाफ हाफ कर दीजिएगा। ठीक, पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज गिवन अ चार्ज कैपिटल Q। नोटिस करिएगा, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is given a charge capital Q and at t equal to 0 it is connected to the ideal battery of EMF E through a resistor R. Find the charge as a function of time. तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसकी जो कंडीशंस हैं वो ये कि ये फॉर्मूला तब के लिए है जब कैपेसिटर की इनिशियल चार्ज को 0 माना गया है, और इस क्वेश्चन में वो चेंज है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कैपेसिटर को क्यू चार्ज देने के बाद बैटरी से कनेक्ट कर दें, उसमें ऑलरेडी चार्ज है। तो हम इसका यूज करेंगे, सेकंड वाले का यूज करेंगे, सेकंड वाले का। मतलब जब हमने टाइम 0 की बात की है तो कैपेसिटर ऑलरेडी प्लस माइनस क्यू चार्ज है, पहले से ही प्लस क्यू माइनस क्यू है, ये ऑलरेडी पहले से ही है। और फिर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। एक और बात बताए आपको, कैपेसिटर का एक और प्रॉपर्टी होता है यार, कैपेसिटर में जो फाइनल चार्ज आएगा, फाइनल दिखेगा, फाइनल चार्ज क्या होगा इसमें? फाइनल आप उसको बोलेंगे, फाइनल का मतलब ये होता है जब इसमें करंट का फ्लो होना बंद हो जाए। फाइनल मतलब अब कोई करंट नहीं आएगी, आई 0 हो गया, फाइनली आई 0। चार्ज होगा इसके पास कुछ, फाइनल चार्ज होगा, बट करंट फ्लो नहीं हो रही होगी। लगाओ जरा लूप इक्वेशन, क्या बनेगा आपको? फाइनली करंट नहीं फ्लो हो रही है, चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, चार्ज है, करंट नहीं आ रही कोई। लूप इक्वेशन लगाएगा, यहां पर अगर लूप इक्वेशन फॉलो करें, ट्राई कर लेना। लूप इक्वेशन से आपको मिल जाएगा Q फाइनल विल बी इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय V अकॉर्डिंग टू लूप इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जानते हो क्या इसमें? कि कैपेसिटर के इनिशियल चार्ज के इंडिपेंडेंट फाइनल चार्ज है उसका। फाइनल चार्ज इस कैपेसिटर पे CVE आएगा, चाहे इस कैपेसिटर में इनिशियली कोई चार्ज ना हो और चाहे इसमें इनिशियली कोई चार्ज है। irrespective of initial charge, final charge on any capacitor in this problem the final charge will be
CV। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि कैपेसिटर का फाइनल चार्ज उसके पास्ट मतलब उसकी हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता कि उसको जब सर्किट में आप लाए थे तो सर्किट बनाते समय कैपेसिटर में चार्ज है या नहीं है, इससे उसके फाइनल चार्ज का कोई मतलब नहीं है। फाइनल चार्ज उसका फिक्स CV ही रहना है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल चार्ज। और अब हम इस जनरलाइजेशन को लगाएंगे, जनरलाइज इक्वेशन यूज करेंगे। तो हम ये कहेंगे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम will be capital A, which represent final charge CV, 1 minus e to the power minus t over tau, plus B जो कि इनिशियल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कैपिटल Q है, और e रेज टू द पावर माइनस t बाय टाउ। अब हमने टाउ को कुछ डिफाइन किया है। टाउ को हमने कहा है a माइनस बी डिवाइडेड बाय इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग। इसका क्या मतलब है? इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग का मतलब हुआ इनिशियल करंट, a माइनस बी डिवाइडेड बाय इनिशियल करंट, a माइनस बी डिवाइडेड बाय द इनिशियल करंट। अब इनिशियल करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इनिशियल मूवमेंट पर, टाइम 0 पर, इनिशियल मूवमेंट पर हम ये मानते हैं कि I करंट जा रहा था, और फिर लूप इक्वेशन लगाएंगे। फिर से एक बार लूप इक्वेशन, इनिशियल मूवमेंट पर लूप इक्वेशन। तो जब इस तरफ जाएंगे तो लूप इक्वेशंस के अकॉर्डिंग बनेगा Q बाई सी प्लस IR, और नीचे आएंगे माइनस V, दिस इज इक्वल टू V। यहां से हम I की वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू V माइनस Q बाई सी एंड डिवाइडेड बाय R। ये इनिशियल करंट कहलाएगा, सर्किट का इनिशियल करंट, V माइनस Q बाई सी डिवाइडेड बाय R, इनिशियल करंट इन द सर्किट। और टाउ हम जो कह रहे हैं, टाउ A माइनस बी मतलब कि फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। तो उसके हिसाब से टाउ इक्वल टू, इसका फाइनल चार्ज है CV, इनिशियल चार्ज है Q, A माइनस बी, A मीन्स फाइनल, B मतलब इनिशियल, डिवाइडेड बाय इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग, दैट मीन्स इनिशियल करंट, V माइनस Q बाई सी बाई R। ये एक्चुअल में पूरा सिंप्लीफाई जैसे ही होगा, जैसे ही ये चीज पूरी सिंप्लीफाई होती है, टाउ इक्वल टू RC करके देख लीजिए को भी, टाउ इक्वल टू RC। यस सर। क्या मतलब हुआ इसका? ये सब रिजल्ट डायरेक्ट भी बताए जा सकते हैं, बुक्स में डायरेक्ट भी लिखे होते हैं, बट इनका मतलब क्या है? अगर आप सिंगल लूप सर्किट को डील कर रहे हो, सिंगल लूप सर्किट, तो टाउ की वैल्यू मतलब टाइम कांस्टेंट और फाइनल चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर के इनिशियल चार्ज के इंडिपेंडेंट है। इनिशियली कोई भी चार्ज हो, अनचार्ज हो चाहे चार्ज हो, टाइम कांस्टेंट उसका RC ही मिलेगा आपको। मतलब टाइम कांस्टेंट का इस बात से मतलब नहीं होता कि कैपेसिटर पहले से चार्ज है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं उसको। और न ही कैपिटल A जो कि फाइनल चार्ज है, ये भी हमारा टाइम 0 पर क्या कंडीशंस हैं उसके इंडिपेंडेंट है। कैपिटल A का कैपेसिटर के इनिशियल चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो फॉर एनी सिंगल लूप सर्किट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल कंडीशंस, टाइम कांस्टेंट विल बी RC, फाइनल चार्ज विल बी CV। ये पूरा आंसर बन गया हमारा। मतलब हम इस टाइम कांस्टेंट को बाद में रिप्लेस करके यहाँ पर RC लिखेंगे।
सर सर सिंगल लूप सर्किट नहीं होगा सर, टाउ की वैल्यू आरसी नहीं होगी फिर? नहीं होती है, हाँ सिंगल लूप नहीं है तो टाउ आरसी नहीं है, तभी तो टाउ की डेफिनेशन लिखाई है और अभी उसके क्वेश्चन भी दिखाते हैं आपको। टाइम कांस्टेंट आरसी सिर्फ सिंगल लूप सर्किट्स में ही है। कैपेसिटर का फाइनल चार्ज C इंटू वी, ये भी जनरलाइज नहीं है। आप नोटिस करें तो मैं बार बार एक ही चीज पर फोकस कर रहा हूँ, लूप इक्वेशंस लिखो। जब भी आंसर चाहिए आपको, करंट निकालना है लूप इक्वेशन, चार्ज निकालना है लूप इक्वेशन। पहले मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊं यहाँ पर। ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया कि कैपेसिटर का फाइनल चार्ज उसके इनिशियल चार्ज के इंडिपेंडेंट है। तो एज एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर कोई कैपेसिटर यूज करूं, लेट्स से 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है और वो -+6 वोल्ट पर चार्ज है, उसको ऑलरेडी 6 वोल्ट पे चार्ज है, पहले से ही 6 वोल्ट है, और फिर हमने उसको एक स्विच के थ्रू बैटरी से कनेक्ट किया और उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है, प्लस कुछ रेजिस्टेंस 5 मान लेते हैं, 5 किलो ओम है। अब इसमें अगर हम स्विच बंद करेंगे तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा और फाइनल चार्ज क्या होगा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए। आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, एक एक करके पूछते हैं आपसे, फाइनल चार्ज क्या होगा इसमें। तो फाइनल चार्ज, सिंगल लूप सर्किट देख रहे हो आप, सिंगल लूप है ये, सिंगल लूप सर्किट। फाइनल चार्ज इन अ सिंगल लूप सर्किट इज ऑलवेज CV। उसका इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर क्या है, कंडीशंस पहले क्या थी, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सब t = 0 है, इस 6 वोल्ट से कोई मतलब नहीं मेरे को। फाइनल C इंटू वी आएगा और ये V बैटरी वाला होगा 9, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, 2 इंटू 9 मतलब कि 18 माइक्रोफैरड इसका फाइनल चार्ज है। यही मैंने अभी स्टेटमेंट लिखवाया था आपको कि फाइनल चार्ज के लिए आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि स्टार्टिंग में क्या कंडीशंस है। अगर ये सिंगल लूप सर्किट है तो C इंटू वी आंसर है। सेकेंडली, अगर कोई पूछे कि टाइम कांस्टेंट क्या है, तो टाइम कांस्टेंट के लिए भी मुझे कुछ नहीं करना, सिंगल लूप सर्किट है, इट इज ऑलवेज R मल्टीप्लाइड बाय C। इसका चार्जेस के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। टाइम कांस्टेंट सिंपली RC, 2 इंटू 5, बट यूनिट्स का ध्यान देंगे, -6 माइक्रोफैरड है इंटू 5 किलो ओम, सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा ये। और अगर पूछा जाए इस सर्किट में इनिशियल करंट क्या होगी, इनिशियल करंट इन द सर्किट, इनिशियल करंट, तो हम क्या करेंगे, लूप लॉ लगाएंगे इनिशियल करंट निकालने के लिए, लूप लॉ। हम ये मान लेंगे कि जब ये स्विच बंद हुआ तो I करंट फ्लो हुआ, ये मान लो कि बिगिनिंग में स्मॉल I करंट गया, और आप चाहो तो इसको मेंटल लेवल पर भी कर सकते हो यार, कि अगर ये I करंट गया और बिगिनिंग में लूप इक्वेशन लगाएंगे तो क्या क्या टर्म्स आएंगे। लूप लॉ एट टाइम t = 0। तो अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज चलते हैं तो सबसे पहला पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दिस कैपेसिटर 6 वोल्ट। देन पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस का आएगा, करंट I मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, एंड देन जब इधर आएंगे तो यहाँ बैटरी का आएगा 9। अब इनके आगे साइन कन्वेंशंस देखने पड़ेंगे। तो अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे माइनस, रेजिस्टेंस के केस में हम करंट के साथ चल रहे हैं प्लस, और बैटरी के केस में हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं माइनस। निकाल लीजिए स्मॉल I की वैल्यू, ये इनिशियल करंट है।
इनिशियल करंट, थ्री मिली एम्पियर आ जाएगा यार, 3 मिली एम्पियर, यस सर। यस सर। 3 मिली एम्पियर। मतलब हम फिर बार बार तुमसे कहेंगे यार आरसी सर्किट को टफ ना बनाइए, आरसी सर्किट को लिमिटेड रखो आप। कुछ बातें जो हमेशा याद रखनी है और कुछ बातें सिर्फ ये लूप लॉ लगाना आता है तो सब आसान है। फोर्थ, फाइनल चार्ज आ गया, टाउ आ गया, इनिशियल करंट आ गई। लास्ट में पूछेंगे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखते हैं इसको? चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, चौथा पार्ट। तो इसके लिए हम जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, स्मॉल क्यू वाली तरफ। इक्वल टू कैपिटल ए विच रिप्रेजेंट द फाइनल चार्ज विच इज CV, मतलब कि 18 माइक्रोकूलम होगा ये। तो 18 माइक्रोकूलम ब्रैकेट 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय टाउ। मैं फिलहाल टाउ की भी वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 2 आ रही है, प्लस b e रेज टू द पावर माइनस t बाय टाउ। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और देखो, सबसे बड़ी बात एक और बताऊं आपको। फाइनली इस कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी? इनिशियल मूवमेंट पर इधर नेगेटिव प्लेट है, इधर पॉजिटिव प्लेट है, और बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो। फाइनल मूवमेंट जब आएगा तो जिस साइड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसी तरफ बैटरी की पॉजिटिव प्लेट भी आएगी। मतलब ये जो फाइनल चार्ज हम 18 कह रहे हैं वो इस साइड लेफ्ट साइड प्लस 18 होगा, लेफ्ट साइड प्लस 18, बिकॉज ये वाली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हो रही है। फाइनली यहाँ प्लस 18, जबकि इनिशियल मूवमेंट पर यहाँ नेगेटिव चार्ज है माइनस 12, और बी इनिशियल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए फाइनल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों में साइन का डिफरेंस है। जहां पर इनिशियली नेगेटिव चार्ज है वहां पर फाइनली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो हम बी को इनिशियल चार्ज यानी 6 × 2 12 से रिप्लेस तो करेंगे, लेकिन साथ में लगाएंगे एक नेगेटिव साइन, क्योंकि फाइनल चार्ज में यहां प्लस है और इनिशियल चार्ज में यहां माइनस है, और e रेज टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 2। ये अल्टीमेटली चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, जिसमें चार्ज हम माइक्रोकूलम्स में कैलकुलेट करेंगे। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब अगर मैं कह दूं कि नहीं जी टाइम 0 की कंडीशंस कुछ और थी, मान लो ये कह दिया जाए कि टाइम 0 ये नहीं था, स्टार्टिंग में ये चीज नहीं थी, आपसे कह दे यार स्टार्टिंग मोमेंट पर ये प्लस माइनस 4 वोल्ट था, प्लस माइनस। अगला क्वेश्चन कि टाइम 0 पर ये कंडीशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब ऐसे रखो आप। तो क्या पहले पार्ट के आंसर में कोई फर्क आएगा अगर हम इनिशियल कंडीशंस बदल रहे हैं, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस और ये सब बदल दें? फाइनल चार्ज नहीं आएगा, इसका इनिशियल वैल्यूज से कोई मतलब ही नहीं है। आप यहां पर कुछ भी करते रहिए, फाइनल मोमेंट पर CV चार्ज ही आएगा। टाउ का इनिशियल पैरामीटर से कोई मतलब नहीं है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। हाँ, इससे क्या बदलता है? इनिशियल करंट, क्योंकि इसमें लूप लॉ लगता है। तो अगर ये 4 वोल्ट है तो ये वैल्यू 3 मिली एम्पियर नहीं आएगी। क्या करेंगे अब? फिर से लूप लॉ लगाएंगे, फिर से करंट को निकालने के लिए टाइम 0 का लूप लॉ। तो अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा +4,
यहाँ पर I इंटू आर और यहाँ -9 आएगा। इससे जब हम करंट की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वो 1 मिली एम्पियर आ जाएगी। और चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में पहले वाले एक्सप्रेशन में कुछ नहीं करना आपको, ये एज इट इज रहेगा। बदलेंगे सिर्फ इनिशियल चार्ज के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू। और अब इनिशियल मूवमेंट पर जहां पॉजिटिव चार्ज है, फाइनल मूवमेंट पर भी वही पॉजिटिव चार्ज है। इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज के पोलैरिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर प्लस साइन रखेंगे और C इंटू वी मतलब कि 4 इंटू 2 यहाँ पर रखेंगे 8। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर बन गया। बोलिए ठीक है। तो मतलब जो बैटरी से टर्म वो प्लेट कनेक्ट होती है उसी में ए और बी देखते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। जी मतलब यहाँ पर साइन का डिफरेंस हो सकता है। अगर कह देते कि टाइम 0 पर ये अनचार्ज है, टाइम 0 पर अनचार्ज है ये, तो ये टर्म आएगा ही नहीं। फिर तो ये वाली बात हो गई CV 1 माइनस। मतलब फाइनली यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है ना यार, इनिशियल के इंडिपेंडेंट फाइनल चार्ज वो C इंटू बैटरी फाइनल फिक्स है। और फाइनल में जिधर बैटरी का प्लस है उधर ही कैपेसिटर का प्लस होगा, इनिशियली चाहे कुछ भी रहा हो। और जब भी आपको इनिशियल करंट निकालनी हो या फाइनल चार्ज निकालना हो, लूप लॉ लगाएंगे। फाइनल चार्ज जब निकाल रहे होंगे तो हम इस फैक्ट को यूज करेंगे कि फाइनल मोमेंट पर कैपेसिटर के थ्रू करंट नहीं जा सकती। इस बात का यूज करोगे, इस फैक्ट को यूज करके फाइनल चार्ज निकालोगे। और इनिशियल करंट निकालने के लिए क्वेश्चन को रीड करना पड़ता है कि कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशंस क्या दी जा रही हैं, और करेंगे तब भी लूप लॉ से ही। अब जैसे कि आपके सामने ना फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो फोर्थ क्वेश्चन, या फिर पहले फिफ्थ, पहले पांचवा क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 एक बार जल्दी से करो। वन ओम, 2 ओम, 3 ओम प्लस ये रेजिस्टेंसेस है 5 और 3। अब इसमें निकालना है मेरे को फाइनल चार्ज क्या होगा। मान लो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है बताइए फाइनल चार्ज क्या होगा। तो क्वेश्चन सामने तुम्हारे फाइनल चार्ज पूछा है उन्होंने स्टेडी स्टेट पे। देखिए अगर हम बैटरी से कैपिटल आई करंट दिखाते हैं, करंट फ्रॉम द बैटरी कैपिटल आई, इसका मतलब इसका फ्लो कैसे दिखाओगे, ये जानते हुए कि फाइनली जहां पर कैपेसिटर है यहां से करंट नहीं जाना चाहिए, जहां पर कैपेसिटर है इसमें भी करंट नहीं जाना चाहिए। इन दो साइड से करंट फ्लो नहीं करने वाला, न इधर से करंट जाएगा ना इधर से करंट जाएगा। तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो इस 1 ओम में जाए, फिर 2 ओम में जाए
और फिर 3 ओम में चला जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। कैपेसिटर करंट को के लिए बैरियर बन जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इधर से करंट और इधर से करंट जब नहीं जा सकता तो यही एक रास्ता बचा जहां से करंट फ्लो होगा। यानी करंट के पाथ में टोटल कितना रेजिस्टेंस मिला आपको? इन पाथ ऑफ करंट टोटल रेजिस्टेंस यहां से चल करके अगर पूरा ट्रेवल करके है, नेट रेजिस्टेंस 1 + 2 + 3 + 4 10 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया उसको। 10 ओम के रेजिस्टेंस की वजह से 10 वोल्ट की बैटरी में करंट का अमाउंट आएगा 1 एम्पियर। सिंपल सा 10 वोल्ट 10 ओम रेजिस्टेंस 1 ओम करंट। ये 1 एम्पियर करंट इस 1 ओम के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी। 2 ओम के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस और 3 ओम के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब फाइनल चार्ज निकालने के लिए मैंने कहा लूप लॉ लगाएंगे। तो यहां पर फाइनल चार्ज प्लस Q1 माइनस Q1 मान लेते हैं और यहां पर फाइनल चार्ज प्लस Q2 माइनस Q2 मान लो। आप ये फाइनल चार्ज मान रहे, फाइनल चार्जेस, और लगा लो एक लूप लॉ यार। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना लूप कंप्लीट करके देखो क्या बनेगा। ट्रैवलिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो राइट साइड जाएंगे Q1 डिवाइडेड बाय 5। फिर जब वापस आएंगे तो इन दो रेजिस्टेंसेस के करंट के अपोजिट जा रहे हो आप, इन दो रेजिस्टेंस की करंट्स के अपोजिट। तो माइनस 1 + 2 3 ओम, 3 ओम मल्टीप्लाइड बाय I विच इज 1 इक्वल टू 0, यानी कि 15। यहां पर चार्ज 15 आ जाएगा। और एक लूप यहां ले लेंगे 2 ओम 3 ओम और इस कैपेसिटर को लेकर के एक लूप हम यहां बना लेंगे। इसका लूप बना लो। तो राइट साइड जाएंगे 2 × I + 3 × Y मतलब 5I। इधर जाएंगे माइनस Q2/3 इक्वल टू 0। इससे इसका फाइनल चार्ज आ जाएगा। बोलो ठीक है ये चीज? यस सर। ठीक है, अच्छा ये हो गया फाइनल चार्ज। अब इसमें पूछा तो नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं आपसे। अगर मैं ये पूछूं कि इस कैपेसिटर से और इस कैपेसिटर से और इन रेजिस्टेंसेस से इनिशियल मोमेंट पर क्या करंट गया होगा? असाइनमेंट में नहीं पूछा है, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं। इनिशियल करंट्स बतानी है मेरे को, इनिशियल करंट्स। ये जानते हुए कि कैपेसिटर्स इनिशियली अनचार्ज है, ये जानते हुए कि अगर ये कैपेसिटर्स इनिशियली अनचार्ज हैं तो इनिशियल करंट कैसे निकाली जाएगी? कैपेसिटर्स इनिशियली अनचार्ज, फाइंड द इनिशियल करंट। इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर्स हैं तो इनिशियल करंट कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं कैपिटल आई है, इनिशियल करंट आई है, इधर गया। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है ये अनचार्ज कैपेसिटर है, क्वेश्चन कह रहा है ये अनचार्ज है, कैपेसिटर इज अनचार्ज, मतलब इसकी इन दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इन दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 है। तो हम इस कैपेसिटर को वर्चुअली
एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, अनचार्ज कैपेसिटर होने की वजह से 0 पोटेंशियल डिफरेंस था, तो हम इसको सिंपल एक वायर भी दिखा सकते हैं जहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। और सेम वे इस अनचार्ज कैपेसिटर को जिसके दोनों प्लेट्स के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ और यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसको भी हम एक मेटेलिक वायर बना देते हैं, बिकॉज मेटल के अंदर वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो कैपेसिटर को एक मेटल वायर से रिप्लेस किया जा सकता है तब जब उसमें कोई चार्ज ना हो, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, क्योंकि मेटल के अंदर भी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, और अगर कैपेसिटर के अंदर भी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैपेसिटर को रिप्लेस करके एक वायर बना सकते हो। बट ये सिर्फ तभी कर सकते हैं जब कैपेसिटर में कोई चार्ज एग्जिस्ट ना कर रहा हो। और जब ये काम हो जाएगा, जब आप ये काम कर ले जाओगे, तो जंक्शन एनालिसिस, नोड वाला एनालिसिस, अगर इस पॉइंट को मैं अपना नोड 1 कह दूं तो ये वायर जाकर के यहाँ पर भी मुझे नोड 1 प्रोवाइड कर रहा है, और अगर इस पॉइंट को मैं नोड 2 कह दूं तो बिकॉज ऑफ दिस वायर यहाँ पर भी नोड 2 है। यानी ये 1 ओम N1 N2 के बीच में, ये 2 ओम N1 N2 के बीच में, और ये 3 ओम N1 N2 के बीच में। किस टाइप के कॉम्बिनेशन में ये तीनों रेजिस्टेंस माने जाएंगे? N1 N2 N1 N2 N1 N2, 1 ओम 2 ओम 3 ओम का नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन पैरेलल के हिसाब से 1 2 3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आएंगे। 1 ओम 2 ओम 3 ओम का पैरेलल इक्विवेलेंट, सिक्स बाई 11, 1 2 3 पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, 6/11 चेक कर लेना, 6/11 ओम आ जाएगा। और 6/11 ओम प्लस ये 4 ओम, वैल्यू चेक कर लेना, मैं वर्बली कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। 6/11 प्लस 4, 50/11 रेजिस्टेंस है, तो 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 50/11, शायद ये 2.2 एम्पियर आएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। यस सर। यस सर। अब इस करंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? 2.2 एम्पियर के इस करंट को ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस तीनों पैरेलल में हैं, तीनों पैरेलल में। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस 1 ओम के पास होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस 2 ओम के पास भी होगा, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस 3 ओम के पास भी होगा। ये क्वेश्चन पहली नजर में आसान लगेगा, फर्स्ट नजर में ऐसा लगता है कि बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल कनेक्शंस में लगे हैं, रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कनेक्शन लाओ और कैपिटल आई करंट जा रही हो, और 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस या 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, तो उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट करने का एक सिंपल तरीका होता है। मतलब अगर ये I1 और ये I2 मानो, आप रेजिस्टेंसेस R1 R2 मान ले, तो एक इक्वेशन आपकी ये बनती है दैट I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और दूसरी इक्वेशन I1 R1 और I2 R2 बराबर होने चाहिए, पैरेलल होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। इनको रेशियो प्रपोर्शन मेथड से जब पूरा सिंप्लीफाई करोगे
तो कुछ ऐसा बनेगा I1 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू कैपिटल आई, और I2 की वैल्यू बन जाएगी ऐसे ही R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स कैपिटल आई। इस तरीके से करंट को फाइंड आउट करते हैं। और इसको जनरलाइज करना चाहोगे तो जनरलाइज में आप ऐसे कर ले, ये जो रिजल्ट लिखा है इसको जनरलाइज करके दिखाओ। तो यहाँ पर 1/R1 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 टाइम्स कैपिटल आई। एक बार आप चेक जरूर कर लो, मेरे को तो रिजल्ट्स याद है, तुम्हें एक बार लिखना पड़ेगा। जो पहले लिखा था और अब जो लिख रहे हो दोनों में सेम आंसर्स आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ सर। यस सर। तो ये वाला फॉर्मेट एक्चुअली कितने भी रेजिस्टेंस लगे हों उनमें लगा सकते हो, कितने भी रेजिस्टेंस हैं उनमें लगा सकते हैं इसको। 1/R1 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब कुल मिला करके ये हो जाता है करंट इन द ith रेजिस्टेंस विल बी 1 अपॉन R ith डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 अपॉन R ith इनटू कैपिटल I। ये इस तरीके से आप पैरेलल रेजिस्टेंस में आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और कैपिटल I हमारी टोटल करंट है, कैपिटल I टोटल करंट, तो वो किसी ith रेजिस्टेंस में कितनी जाएगी 1 अपॉन R ith डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/R ith। और समेशन 1/R ith का मतलब 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी अल्टीमेटली ये चीज क्या बन जाएगी, अल्टीमेटली इट इज R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R ith टाइम्स कैपिटल I। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगी, अल्टीमेटली ये चीज बन जाएगी इक्विवेलेंट अपॉन ith इनटू कैपिटल I। आप इसको यूज करो, इस 1 ओम में कितनी करंट जाएगी, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया गया था 6/11, इन तीनों का 6/11। तो यहां रखो आप 6/11 डिवाइडेड बाय 1 और मल्टीप्लाइड बाय 2.2, कितना करंट होगा इसमें, इक्विवेलेंट 6/11 अपॉन ith रेजिस्टेंस 1 इनटू टोटल करंट 2.2, इस 1 ओम की करंट आ जाएगी। कितनी आ रही भाई, इतना कर लो, 6/11 डिवाइडेड बाय 1 इनटू 2.2, (13.2 divided by 11) भैया 6/1.2 सीधा सीधा 1.2 आ रहा है, मतलब इसमें 1.2 एम्पियर करंट जा रहा है, इस ब्रांच में करंट जाएगा 1.2 एम्पियर का। अब 2 ओम के अंदर कितना जाएगा करंट इन दिस 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट इन दिस 2 ओम रेजिस्टेंस 0.6। तो नीचे R ith बदल जाएगा 0.6 एम्पियर, और वो जाएगा, जैसे ये करंट N1 से N2 गया है ना, तो ये करंट भी आपका N1 से N2 आना चाहिए, इस डायरेक्शन में आएगा 0.6 एम्पियर। और 3 वाले में जो करंट जाएगा, 3 वाले में वो N1 से N2 की तरफ, और उसके डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा 0.4 सर। 0.4 एम्पियर। इस तरीके से करंट्स फ्लो होंगे। ये तो रेजिस्टेंसेस के करंट हैं। ऊपर वाली वायर में क्या करंट जारी होगी,
तो यहां पर कैपिटल आई 2.2 एम्पियर आ रहा है, 2.2 एम्पियर करंट आ रही है, a current of 2.2 एम्पियर एट दिस पॉइंट। जंक्शन रूल फॉलो होगा, 2.2 एम्पियर करंट आया, 1.2 एम्पियर आगे जा रहा है, यानी कि बाकी का 1 एम्पियर यहां पर, और ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। इस ब्रांच में कुछ नहीं है, यहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है, बावजूद इसके इसमें करंट फ्लो हो रही है। नथिंग इन दिस ब्रांच, न रेजिस्टेंस न कैपेसिटर, कुछ नहीं है। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस स्टिल देयर विल बी अ करंट इन दिस ब्रांच। जो कि ओम्स लॉ से जस्टिफाइड है, ओम्स लॉ से जस्टिफाइड है। ओम्स लॉ कहता है करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो इट इज पॉसिबल टू हैव zero potential difference and zero resistance, but a non-zero current। मैथमेटिक्स इसको अलाउ करता है, मैथ्स में ये चीजें एग्जिस्ट करती है। 0/0 कैन हैव अ फाइनाइट वैल्यू, बिकॉज रियलिस्टिक कंडीशंस में वायर्स का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, रियलिस्टिक कंडीशंस में वायर के कुछ रेजिस्टेंस होंगे। थियोरेटिकली बात करते हैं तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो रेजिस्टेंस, मैथ्स में 0/0 की लिमिटिंग वैल्यू आती है, विच कैन बी अ फाइनाइट नंबर। तो इसमें इतना डरने वाली कोई बात नहीं है कि यार यहां पर करंट कैसे फ्लो कर जाएगी, तो पॉसिबल है, सिंपल वायर में भी करंट जाएंगी। और यहां पर कितनी करंट आएगी नीचे वाली ब्रांच में, तो पॉइंट N2 पर जंक्शन लॉ लगाइए। पॉइंट N2 पर 1.2 एम्पियर करंट जा रहा है इधर, 0.6 इधर से आ रहा है, 1.2 और 0.6 दोनों टुवर्ड्स N2 आए, ये मिल करके 1.8 एम्पियर करंट नीचे जाएगा। ये 1.8 एम्पियर करंट इधर गया, 1.8 यहां आया, और 0.4 और आ रहा है इधर से, 1.8 और 0.4 ऐड हो जाएंगे और वापस 2.2 एम्पियर करंट चला गया, जो कि एक्सपेक्टेड है। तो ये आपका इनिशियल करंट का केस हो गया। असाइनमेंट में इसीलिए नहीं पूछा था बिकॉज ये थोड़ा सा, ज्यादातर स्टूडेंट्स मैंने देखा है क्या होता है, इन वायर्स में वो जीरो करंट दिखा देते हैं, इन वायर्स में जीरो करंट दिखा देते हैं वो। या कुछ लोग क्या करते हैं, ये 1.2 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, 0.4 एम्पियर के डायरेक्शंस गलत दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा टाइम बढ़ गया मेरा, लेकिन 2-3 बातें समझ में आ गई। और एक तो आपका एक नया कंसेप्ट सामने आ गया कि पैरेलल रेजिस्टेंस के अंदर करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक तो ये कंसेप्ट आ गया। दूसरा ये हो गया, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस में करंट एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब इन वायर्स में करंट एग्जिस्ट कर सकता है, ये पॉसिबल है। तीसरी चीज इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, एक्चुअल में यहां पर कैपेसिटर लगे थे, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में यहां कैपेसिटर था, एक्चुअल केस में यहां पर कैपेसिटर लगा हुआ था, और एक्चुअल केस में यहां भी कैपेसिटर लगा हुआ था। ये तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक तरीका था कि हमने उनको मेटल वायर से रिप्लेस कर दिया था ताकि हमें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, बट एक्चुअल में वहां कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड है। मेटल वायर से हमने रिप्लेस किया, उसकी 2 वजह, क्योंकि स्टार्टिंग में इनमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था और हम स्टार्टिंग वाली करंट ही निकाल रहे हैं,
तो हम इनको वायर से रिप्लेस कर सकते थे। अब ये बताओ यहाँ पर कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू थी? मेरी असाइनमेंट एक्चुअली मिस हो गई। यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी? 5 नहीं हुआ 5। अब यहाँ पर 3। अब सुनिएगा जो बोल रहा हूँ आपसे, इस 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस के लिए टाइम कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी? टाइम कांस्टेंट फॉर दिस कैपेसिटर, तो टाइम कांस्टेंट इज a minus b by this one. What is a and b? a is the final charge, b is the initial charge. इसका फाइनल चार्ज कितना कैलकुलेट किया गया था? थोड़ा सा बताइएगा। इसका फाइनल चार्ज कैलकुलेट किया था 15 माइक्रो। 15 माइक्रो। तो फाइनल चार्ज हो गया 15। इनिशियली ये अनचार्ज है, डिवाइडेड बाय इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग, मतलब स्टार्टिंग में इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही थी, रेट ऑफ चार्जिंग मतलब करंट। तो इनिशियल मोमेंट पर इस ब्रांच के अंदर जहां पर ये कैपेसिटर है वहां पर 1 एम्पियर करंट है, तो 1। ऊपर माइक्रो कूलम्ब है, यहाँ एम्पियर है, तो ये इस 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हुई माइक्रो सेकेंड्स में। इसका टाइम कांस्टेंट हुआ ये 15 माइक्रो सेकेंड्स, इसका टाइम कांस्टेंट। और इस 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस की टाइम कांस्टेंट, 3 माइक्रोफैरेड की टाइम कांस्टेंट, इसका फाइनल चार्ज कितना निकाला गया था, ये भी कैलकुलेट हुआ था। सेम ही आया था मेरे ख्याल से दोनों। नहीं, यस सर। 15 इसका भी आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़। हाँ 15 यस सर। 15 ही आ रहा था। 15 ठीक है। 15 तो चार्ज हो गया, फाइनल चार्ज 15 माइनस इनिशियल 0, तो 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इस वाली ब्रांच में इनिशियल करंट 1.8 एम्पियर, तो डिवाइडेड बाय 1.8, इतने माइक्रो सेकेंड्स इस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट है। क्योंकि ये सिंगल लूप सर्किट नहीं है तो टाइम कांस्टेंट को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आरसी नहीं बोल सकते। सिंगल लूप ना होने की वजह से टाइम कांस्टेंट को डायरेक्टली आर और सी का प्रोडक्ट नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ टाइम कांस्टेंट निकालने का यही पूरा लेंथी प्रोसेस है। इन सर्किट्स में टाइम कांस्टेंट को निकालने के तरीके यही हैं। पहले फाइनल चार्ज कैलकुलेट किए जाए, इनिशियल करंट कैलकुलेट की जाए, और उसके बाद इस मेथड के थ्रू इनका पता करा जाए टाइम कांस्टेंट की क्या वैल्यू है। और क्लियरली आप देख सकते हो कि एक ही सर्किट में 2 अलग अलग कैपेसिटर्स के अलग अलग टाइम कांस्टेंट्स आ सकते हैं। एंड लास्ट, अगर ये कह दिया जाए कि यहाँ का चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, इस कैपेसिटर का चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऑब्वियसली ये कहीं से भी सिंगल लूप सर्किट नहीं है, ये रिजल्ट्स काम करेंगे नहीं, हमें ये वाला रिजल्ट लगाना पड़ेगा। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यहां पर निकालने के लिए Q इक्वल टू कैपिटल A विच इज द फाइनल चार्ज 15 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय टाइम कांस्टेंट 15 माइक्रो सेकेंड्स इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कर देंगे। बी है नहीं क्योंकि इनिशियल चार्ज कोई था नहीं इसके पास, तो ये इस कैपेसिटर का चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और इसी तरीके से हम नीचे वाली कैपेसिटर का चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका भी फाइनल चार्ज पता है, उसका भी टाइम कांस्टेंट पता है।
सिक्स्थ क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाओ। अब इसमें कह रहे हैं कि फाइनली मतलब स्टेडी स्टेट जब आएगा तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर, ये क्वेश्चन है। राइट अप्रोच होगी तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, और रॉन्ग अप्रोच है बैठे रह जाओ। फाइनल मोमेंट की बात कर रहे हैं, फाइनल कंसेप्ट यूज करो। अगर यहां से कैपिटल आई करंट जाए और ऐसे जाए, और बात हो रही है फाइनल मूवमेंट की, क्या मिडिल ब्रांच में करंट दिखाए? नहीं सर। नो सर। नहीं दिखा सकते। फाइनली कैपेसिटर जिस ब्रांच में होगा वहां करंट नहीं दिखाओगे आप, तो ये पूरा करंट ऊपर चला गया, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस तरीके से करंट फ्लो कर जाएगा। और आप करंट के साथ साथ चलते चलो और लूप इक्वेशन लिख लो। चलते जा रहे हैं हम लोग, करंट के साथ साथ चल रहे हैं और लूप इक्वेशन लिखते हैं। तो करंट के साथ साथ गए, साथ साथ चले, इधर आए, तो I इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फिर करंट के साथ गए तो प्लस से माइनस, प्लस V आ गया। फिर करंट के साथ साथ आए -2V और प्लस I इंटू 2R, किरचॉफ लूप इक्वेशन, और इससे I निकल जाएगा, कैपिटल I इससे सॉल्व हो जाएगा मेरा। V/3R, मतलब हम कोई अननेसेसरली बर्डन नहीं रखना चाह रहे, सिंपल लूप इक्वेशन समझिए, हुआ बैकबोन है सर्किट्स का वो। और अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ये मानते हैं कि फाइनली यहाँ पर प्लस और माइनस के कुछ चार्जेस होंगे। फाइनल चार्ज होगा। देखिए फाइनली कैपेसिटर वाली ब्रांच में से करंट नहीं जाता, लेकिन चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता है। यहाँ पर चार्ज होगा, करंट इस ब्रांच में नहीं होगी। तो इसके लिए फिर एक लूप इक्वेशन बनाएंगे, फिर एक लूप ले लो, और अब हम ये ऊपर वाला लूप ले लेते हैं, ऐसे चल के क्लॉकवाइज चल के। तो चलो यहां से ऊपर की तरफ, इस ब्रांच में कुछ नहीं मिलेगा, फिर ऐसे बढ़े, IR मिला, और आगे बढ़े प्लस V मिला, और इधर है -V मिला, और आगे गए -Q/C मिला इक्वल टू 0। आ गया फाइनल चार्ज यार, फाइनल चार्ज आ गया, और I की वैल्यू रख देंगे इसमें। वेरीफाई करना, CV/3 आ जाएगा, फाइनल चार्ज CV/3 आ जाएगा। इसका फाइनल चार्ज CV/3, तो फाइनल पोटेंशियल V/3 हो जाएगा। सिर्फ इतना ही रखना है, इसमें अननेसेसरली डिफिकल्ट बनता लगता है कुछ नहीं डिफिकल्ट। दो बातें ध्यान रखिएगा, फाइनली इसमें करंट ना दिखाना,
कोई करंट नहीं होना चाहिए इसमें, लेकिन चार्ज होना चाहिए। दूसरा जो ब्लंडर करते हैं लोग कि टाइम कांस्टेंट को हमेशा आरसी लिख देते हैं, तो ये टाइम कांस्टेंट आरसी होता है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कंडीशन लगी हुई है सिंगल लूप के लिए, सब जगह नहीं होता हूँ। और कहीं पर टाइम कांस्टेंट चाहिए तो आपको ये कंसेप्ट आना पड़ेगा। जैसे इसमें टाइम कांस्टेंट पूछेंगे तो क्या लिखोगे? अगर इस क्वेश्चन में इस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट क्या लिखे? क्या इस सर्किट में टाइम कांस्टेंट को हम आरसी कहें? आरसी प्रोडक्ट आरसी विल बी टाइम कांस्टेंट फॉर दिस सर्किट। कहीं से भी ये सिंगल लूप तो दिख नहीं रहा। तो इसमें अगर आपको टाइम कांस्टेंट निकालना हो तो क्या करें? इस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इनिशियल चार्ज निकाल। मतलब वो लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए ज्यादातर जगह पर पूछा नहीं जाता इसको। आप बहुत रेयर केसेस में ऐसे क्वेश्चन पाओगे, वो लोग पूछते ही नहीं है, क्योंकि वो एक लेंदी प्रोसेस है। निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। कैपिटल ए मतलब फाइनल चार्ज निकाल लिया, बी इनिशियल चार्ज वो 0 होगा, फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज निकाल लिया। बट एक चीज और चाहिए, इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग। मतलब मेरे को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या करंट गई होगी, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि इस ब्रांच में करंट नहीं आएगी तो कुछ लोग ये मान लेते हैं कि कभी नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस ब्रांच में कभी करंट जाएगा ही नहीं। अरे अगर कभी करंट नहीं जाएगा तो यहाँ चार्ज कैसे करोगे इसको? करंट जाएगा, जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली करंट इस ब्रांच में आना बंद कर देगा और ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा। तो अगर मुझे इनिशियल करंट निकालनी हो तो कैसे करूं? अगर इस क्वेश्चन में इनिशियल करंट फाइंड आउट करना हो, इनिशियल करंट देखिए क्या करेंगे। अगर मुझे इनिशियल करंट निकालना हो तो पहला काम हम एक काम करेंगे, इनिशियली यहाँ चार्ज नहीं है, स्टार्टिंग में इनिशियल मोमेंट पर इस पे चार्ज नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है, तो हम कैपेसिटर को वायर मान लेंगे। इनिशियल करंट फाइंड करने के लिए कैपेसिटर को मेंटली एक वायर की तरीके से देखा जाए। अब करंट्स दिखाएंगे इसमें। तो मान लिया कैपिटल आई करंट गया, उसमें से स्मॉल आई इस ब्रांच में, बाकी का इस ब्रांच में। लूप इक्वेशन चाहिए, करंट निकालने का एक ही तरीका है लूप इक्वेशन। तो हम करंट के साथ साथ चलेंगे, कैपिटल आई के साथ गए, हम एक लूप ये वाला लेंगे नीचे वाला। तो यहां से गए 0, फिर इधर आ गए लेफ्ट साइड, स्मॉल आई के साथ जा रहे हैं माइनस वी, फिर ऐसे गए, फिर नीचे आए, फिर इधर गए, फिर पहले ये प्लस वी होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -2v। आगे बढ़े, ये 2r आई इंटू 2r, इसे कैपिटल आई मिल जाएगा v/2r, लूप लॉ लगा करके कैपिटल आई आ गया। फिर एक ये वाला लूप लेते हैं, ऊपर वाला, खुद से करोगे तो जल्दी होगा। इधर से यहां से राइट साइड चले तो पहले ये वाला पोटेंशियल आएगा -v, देन ऊपर बढ़ गए, इधर आए, कैपिटल
कैपिटल आई माइनस आई कैपिटल आर, फिर आगे है प्लस से माइनस प्लस बी, और इधर गए इक्वल टू 0। इससे कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई आ गया। इससे क्या होगा ना, स्मॉल आई बराबर कैपिटल आई आ जाएगा, इसमें स्मॉल आई बराबर v/2 आ जाएगा। यानी इनिशियल मोमेंट पर यहाँ पर कोई करंट नहीं आएगी, क्योंकि स्मॉल आई कैपिटल आई बराबर आ रहे, दैट मींस स्टार्टिंग में यहाँ पर करंट नहीं होगी। सर स्मॉल आई आ गया, स्मॉल आई मतलब उस ब्रांच की करंट आ गई जिस ब्रांच में कैपेसिटर है, वहां पर करंट आ गया जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा था, और वो करंट v/2 आ रहे। अब हम टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे। तो जहां पर ये कैपेसिटर था उसका फाइनल चार्ज CV/3 कैलकुलेट किया गया था। अभी फाइनल चार्ज CV/3, इनिशियल चार्ज 0 डिवाइडेड बाय इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग मींस इनिशियल करंट v/2r। तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 2RC डिवाइडेड बाय 3। टाइम कांस्टेंट इज 2RC/3, इस क्वेश्चन का टाइम कांस्टेंट। इस सर्किट में जो कैपेसिटर लगा है उसके लिए टाइम कांस्टेंट 2RC/3 आएगा। पर खुद देख सकते हो यार, इसकी वर्किंग थोड़ी लेंदी हो जाती है, इसीलिए जनरली अवॉइड करते हैं कि टाइम कांस्टेंट ना पूछा जाए। ज्यादातर यही पूछा जाता है कि इनिशियल करंट क्या होगी, फाइनल करंट क्या होगी, फाइनल चार्ज क्या होगा, ज्यादातर यही पूछा जाता है। और वो बड़े आसान से हैं, बहुत ही आसान है। इनिशियल करंट निकालने के लिए अनचार्ज कैपेसिटर को वायर मान लीजिए, और फाइनल मोमेंट पर जहां पर कैपेसिटर है उसमें करंट 0 दिखा दो। और लूप लॉ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लूप लॉ की प्रैक्टिस होगी तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यार एक सेकंड रुकिएगा। ये टॉपिक है हीट लॉस, आरसी सर्किट से रिलेटेड है, आरसी सर्किट से रिलेटेड हीट लॉस के क्वेश्चन। तो एक है ड्यूरिंग चार्जिंग और दूसरा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ड्यूरिंग चार्जिंग में अगर हम ये मान लें कि हमारे पास कोई कैपेसिटर है कनेक्टेड टू द रजिस्टर है और बैटरी से कनेक्टेड है विथ वोल्टेज V। इसमें ये मान के चल रहे हैं कि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, ये मान के चल रहा है कि इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर। तो आफ्टर टी सेकेंड्स सर्किट में कितना हीट लॉस होगा ये कैलकुलेट कर रहे हैं, हीट लॉस इन द सर्किट आफ्टर टी सेकेंड्स कितनी हीट यहां पर लॉस होगी।
तो क्योंकि ये सिंगल लूप सर्किट है, सिंगल लूप है और इनिशियली अनचार्ज है, तो ये वाला रिजल्ट काम कर जाएगा। मतलब इस इक्वेशन से पहले क्यू निकालेंगे। तो स्टेप नंबर 1, फाइंड क्यू। इससे हमने पहले क्यू निकाला। और सेकंड स्टेप, बैटरी है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है। सो चेंज इन एनर्जी ऑफ बैटरी, मतलब चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी प्लस चेंज ऑफ कैपेसिटर एनर्जी एंड प्लस चेंज ऑफ हीट इज 0। फिर से वही कंसेप्ट है आगे। और अगर ये इनिशियली अनचार्ज है और बाद में चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब इतना चार्ज बैटरी से आया होगा। तो चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी is actually minus times work done by the battery Q into V minus QV worked by this battery. Change of capacitor energy, initially uncharged, तो initially कोई एनर्जी नहीं थी। बाद में जब ये चार्ज होगा तो इसकी एनर्जी हो गई Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C प्लस हीट लॉस इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हीट लॉस आ जाएगा हमारा। चार्ज फाइंड आउट करेंगे और डायरेक्टली यहां से हीट लॉस निकाल लेंगे। और चार्ज के लिए क्वेश्चन में टाइम दिया जाएगा, टाइम दे देंगे, उसके बाद आपका चार्ज भी आ जाएगा। इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू पुट करके चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्लस माइनस क्यू नॉट, प्लस माइनस क्यू नॉट और आर रेजिस्टेंस है अगर, तो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके हिसाब से यहाँ पर एनर्जी के दो ही फॉर्म है, कैपेसिटर और रेजिस्टर, तीसरी कोई चीज नहीं है। तो चेंज इन कैपेसिटर एनर्जी और प्लस चेंज ऑफ हीट एनर्जी हैज टू बी 0। दैट मीन्स चेंज ऑफ हीट इज माइनस टाइम्स चेंज ऑफ कैपेसिटर एनर्जी। मतलब जितना कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज होगी उतना ही हीट लॉस होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका। अब इसमें भी चॉइसेस हम लोग की हैं, सारी सब जगह अपनी अपनी चॉइसेस है कि आप यहाँ भी फॉर्मूला यूज करना चाहो लगा लो फॉर्मूला, सिलेबस बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा ले, फॉर्मूले को यूज करना चाहते हो कर लो। अदरवाइज मैं आज भी वही इक्वेशन लगा रहा हूँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के टाइम से चलाता आ रहा हूँ। चेंज इन एनर्जी ऑफ ऑल द पॉसिबल फॉर्म्स शुड बी 0। और उससे क्लियरली ये पता चल रहा है कि हीट लॉस जो होगा वो इस कैपेसिटर के एनर्जी, जितनी एनर्जी यहाँ डिक्रीज होगी वो हीट में जाएगी। और यहाँ पर एनर्जी के 3 फॉर्म है, केमिकल एनर्जी का फॉर्म, कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्म, रेजिस्टेंस की एनर्जी का फॉर्म। तीनों का चेंज 0 होगा। चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी इज एक्चुअली माइनस टाइम्स वर्क डन बाय द बैटरी, उसका यूज करके। मतलब हम कहीं पर भी इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज इन हीट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बुक्स में कैलकुलस का यूज किया गया है। और वो कैलकुलस का यूज वो इस तरह से करते हैं, चार्ज को डिफरेंशिएट करके करंट निकालते हैं। वो कुछ ऐसा आता है V अपॉन R e टू दी पावर माइनस t बाई RC। और हीट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt फ्रॉम 0 टू t, इस तरीके से बोलते हैं। तो चॉइस फिर से मर्जी तुम्हारी है, आप कैलकुलस से निकालना चाहते हो कैलकुलस से निकालो, इंटीग्रेट करना करो, या सिंपल तरीके से निकाल दीजिए।
ठीक है जी, ये बातें बोलो। एनर्जी एंगल समझ आया कुछ की नहीं भी? ये पहले वाली चीजें हैं जो नई नहीं है कुछ भी इसमें, जो पहले डिस्कस हुआ है। हाँ सर। ठीक है जी। यस सर। Yes, sir.